Hello students, welcome back to Kutum classes by Dr. Ritu Gupta, and today we are going to continue our chapter 2 forms of business organization और आज हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप की फॉर्म को। अब पार्टनरशिप की फॉर्म को डिस्कस करने के लिए हमें उसके मेरिट्स, उसके डीमेरिट्स, उसकी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड क्या है, कितने टाइप के पार्टनर्स हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे उसके टाइप्स हैं या उसकी कैटेगरीज हैं या उसके मेरिट्स हैं या उसके लिमिटेशंस हैं जो डिटेल्ड में हम इस वीडियो में समझेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। व्हाट इज पार्टनरशिप? जैसा हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में समझा था, वहां पर सिर्फ एक अकेला पर्टिकुलर इंडिविजुअल है जो अपने बिजनेस को रन कर रहा है, बट यहाँ पर पार्टनरशिप स्टार्ट्स विद मिनिमम ऑफ 2 पर्सन। आप अपने खुद के पार्टनर नहीं बन सकते। और दूसरी स्पेशल इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पार्टनरशिप इंडिविजुअल्स में ही हो सकती है। 2 फर्म्स अगर मिल रही हैं या एक इंडिविजुअल के साथ एक फर्म मिल रही है तो वो पार्टनरशिप नहीं होती है। पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। यहाँ पर वो 2 लोग कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए एलिजिबल भी होने चाहिए। अगर एक माइनर है तो उसके लिए अलग से कंडीशंस होती हैं कि सेक्शन 30 के अंदर वो सिर्फ प्रॉफिट्स में आ सकता है आपके साथ, जब तक वो माइनर है। लॉसेस के लिए वो नहीं आ सकता। अगर कोई मेंटली साउंड पर्सन नहीं है तो वो आपके साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता। अगर किसी को लीगली किसी रीजन से अबाइड किया गया है तो वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं ऐड हो सकता। तो पार्टनरशिप कैन बी बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स हु कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। वो पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हो। मैक्सिमम कहाँ तक चला जाएगा, ये नंबर 50 तक जा सकता है। जैसे ही 50 से ऊपर गया ये पार्टनरशिप आपकी इलीगल हो जाएगी। 2 पार्टनर है, किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, वो छोड़कर चला जाता है, तो भी आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। तो पार्टनरशिप बहुत ही सिंपल है। ये जो मैंने अभी आपको मीनिंग बताया, इसी के चारों तरफ पार्टनरशिप पूरा रिमूव होता है। पार्टनरशिप मीन्स द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच 2 और मोर पर्सन विलिंगली, अपनी मर्जी से, join hands and agree to run some lawful business. This is again very important point over here, that you have to run a business. You don't go for charity, then it is not a partnership. अगर आप business कर रहे हैं यानी कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं यानी कि प्रॉफिट मोटिव से कर रहे हैं, तभी हम उसे पार्टनरशिप का नाम देंगे। वो सभी पैसे इन्वेस्ट करते हैं यानी कि कैपिटल लगाते हैं बिजनेस में, कलेक्टिवली उस बिजनेस को मैनेज करते हैं, प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं और लॉसेस को भी शेयर करते हैं। तो यही है पार्ट। जहां सोल प्रोप्राइटरशिप सब कुछ अकेले कर रहा था, यहाँ पर पार्टनर्स मिलकर सब कुछ सेक्रीफाइस करेंगे या मिलकर सब कुछ गेन करेंगे। पार्टनरशिप की अगर कोई भी आपको रूल्स रेगुलेशन कुछ भी उससे रिलेटेड पढ़ना है तो वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग है। और वो 1932 एक्ट के अकॉर्डिंग हमारी डेफिनेशन क्या बन जाती है, इट इज अ रिलेशन between persons who agreed to share the profits of a business carried on by all. This is again one more important feature, by all or any of them acting for all. 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, तीनों भी काम कर सकते हैं उनकी अपने कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने जो भी डिजाइन किया है। या फिर वो ये भी कह सकते हैं कि 2 तो साइलेंट रहेंगे और एक ही पर्सन एक्टिव है, वही काम करेगा। इसीलिए हमें टाइप्स ऑफ पार्टनर को, जो आगे कैटेगरी है वो हम समझेंगे कि किस किस कैटेगरी के पार्टनर होते हैं। सभी भी कर सकते हैं, वो सब कॉन्ट्रैक्ट में पहले से आप मेंशन करके चलते हैं कि कौन किस रोल को प्ले करेगा। कोई मैनेजरियल के लिए हो सकता है तो कोई सिर्फ फाइनेंसेस देखने के लिए हो सकता है। इट ऑल डिपेंड अपॉन योर म्यूचुअल एग्रीमेंट जो आप साइन करते हैं। तो अगर हम पार्टनरशिप के मीनिंग के बाद उसकी मेरिट्स को समझे, जो कि इसकी मीनिंग से निकलकर आ सकती हैं बहुत इजीली। व्हाट इज दैट? दैट इज द इजी फॉर्मेशन। मैंने बताया था कि यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप के अंदर या फिर ज्वाइंट हिंदू फैमिली में कहीं पर भी आपको लीगली कोई आपको बाइंडेशन नहीं है कि आप उसको रजिस्टर कराएंगे। इफ यू वांट यू कैन गो, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, मैं आगे बताऊंगी आपको इसका प्रोसेस, बट कोई कंपल्शन नहीं है कि आप उसको रजिस्टर कराएं। तो आप आसानी से पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। देन उसके बाद बैलेंस डिसीजन मेकिंग। एक सिंगल पर्सन डिसीजन लेना है, एक 2 लोग ले रहे हैं, 2 का अपनी समझ है, वो अपनी समझ से सोचकर किसी एक चीज में एक्सपर्टीज है, तो वहां पर डिसीजन ज्यादा बेटर लिए जाते हैं।
आप फंड्स ज़्यादा पार्टनर्स, जितने ज़्यादा पार्टनर्स होंगे उतने ज़्यादा आप फंड्स आपस में इन्वेस्ट कर पाएंगे, राइट? उतने ही तो इन्वेस्ट कर पाएंगे जहां एक करता था। इसी तरीके से आप रिस्क भी डिवाइड कर पाएंगे। पहले सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही पर्सन को रिस्क लेना होता था, यहाँ पर सभी पार्टनर्स अपना जितना जितना जिसका शेयर है उसके अकॉर्डिंगली वो अपना रिस्क भी शेयर करेंगे। और सीक्रेसी इसलिए बनी रहती है, क्योंकि आपको अपनी जो भी पार्टनरशिप के अकाउंट्स हैं, बुक्स जो आप बनाते हैं, वो आपको पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं करनी है, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। कोई लीगल लॉ इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। बट यहीं अगर मैं लिमिटेशंस की तरफ चली जाऊं तो सभी पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, क्योंकि यहाँ पर सेपरेट नहीं माना जाता पार्टनरशिप या पार्टनर्स को। इंडिविजुअली दे आर लाइबल फॉर ऑल द लाइबिलिटीज। अगर किसी भी क्रेडिटर के पैसे बिजनेस की फर्म से पूरे नहीं हो रहे तो वो किसी भी एक पार्टनर से या सभी पार्टनर से मिलकर उस अपने लॉस को रिकवर कर सकता है। इसीलिए जैसा आपके कॉन्ट्रैक्ट में अगर लिखा है सभी अनलिमिटेड है तो वो अनलिमिटेड ही बियर करेंगे। देन लिमिटेड रिसोर्सेज, दो पार्टनर्स हैं तो वो दो पार्टनर्स अपने उतने ही लिमिटेड रिसोर्सेज लाएंगे या ला सकते हैं जितना उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया है। आप जितने ज़्यादा पार्टनर्स को, अगर आप बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो वो तभी हो पाएगा जब आप पार्टनर्स को बढ़ाएंगे, तो फिर आप उसके कुछ मेरिट्स को छोड़ना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज से यू हैव टू बियर। देन लैक ऑफ हार्मनी, अब पूरा का पूरा पार्टनरशिप जहाँ एक पर्सन काम कर रहा था आप दो कर रहे हैं या फिर तीन कर रहे हैं, तो म्यूचुअल ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर म्यूचुअल ट्रस्ट है तो पार्टनरशिप सक्सेसफुली चलेगी, अगर नहीं होगा, दोनों आपस में झगड़े होंगे डिसीजन लेते समय, तो वो उसमें टाइम लग सकता है आपको। देन लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अगर दो ही पार्टनर है और किसी एक की डेथ हो गई या मिस हैपनिंग हो गई या वो खुद छोड़कर चला जाता है तो पार्टनरशिप फिनिश। लैक ऑफ पब्लिक फेथ, क्योंकि आप अपने अकाउंट्स को जैसे कंपनी के अकाउंट्स को पब्लिक में डिस्प्ले किया जाता है एज पर कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप के लिए ऐसा कुछ लीगल प्रोविजन नहीं है, इसलिए पब्लिक का इंटरेस्ट उसके अंदर थोड़ा कम आता है। अब अगर हम बात करें पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स, जो कि स्टैच्यूटरी फीचर्स जो एज पर लॉ बनते हैं, और कुछ जनरल फीचर। लॉ के लिए कहने का मतलब क्या है कि मोर देन अ पर्सन, मतलब वैसे इस पे कोई लीगल हमें रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर मैं पार्टनरशिप कहना चाहती हूँ तो 2 लोग मिनिमम रिक्वायर्ड है। मैक्सिमम कितने जा सकते हैं इसमें? 50। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है, यू मस्ट, मैंने पहले ही मीनिंग में भी बताया, यू आर रेडी टू डू अ बिजनेस, लॉफुल बिजनेस। अगर आप चैरिटी के लिए इकट्ठे हुए हो 2 या 3 लोग और कोई एनजीओ चला रहे हो तो दैट इज नॉट अ पार्टनरशिप, उसे पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। दैट शुड बी अ इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर रनिंग प्रॉफिट्स, राइट। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, आप दोनों तीनों जितने भी पार्टनर्स हैं आप सभी आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एंटर होते हैं। आप वो कॉन्ट्रैक्ट पहले से बनाकर रखते हैं, उसमें अपने रूल्स, जो भी आपके प्रोविजन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग, प्रोविजन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वो सब उसमें मेंशन करके चलेंगे। प्रॉफिट मोटिव, आप प्रॉफिट के लिए काम करेंगे और जो प्रॉफिट होगा उसे अपनी अपनी कैपिटल, अगर 3 लोग हैं, तीनों ने, 2 ने 30% पैसा 30 लगाया है और जो 4th पार्टनर है उसने 40% पैसा लगाया, तो प्रॉफिट भी ऐसे शेयर होगा। टोटल 100 रुपये आया तो 30 उनको मिलेंगे और 40% तीसरे को मिलेगा। प्रिंसिपल एजेंट सबसे इंपॉर्टेंट, मान लीजिए ABC 3 पार्टनर हैं और ए ने कहीं पर जाकर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया अपनी पार्टनरशिप के नाम पर, और उस कॉन्ट्रैक्ट में या उस प्रोजेक्ट में कोई लॉस हो गया, तब बी और सी ये नहीं कह सकते कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमने नहीं किया था। नो, आप जब पार्टनर एज अ पार्टनरशिप के नाम से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो चाहे कोई एक सिंगल पार्टनर कर रहा है या तीनों इकट्ठे हैं, आप लायबल हैं फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ योर को पार्टनर्स, राइट। आप उस समय ये नहीं कह सकते कि उस समय मैं वहां पर प्रेजेंट नहीं था इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट से जो भी लॉस हो रहा है वो मैं बियर नहीं करूंगा। नो, यू कांट से, राइट। अब कुछ और जनरल फीचर्स, जैसे अभी मैंने आपको बताया, लिमिटेशंस में भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, कोई सेपरेट इंडिविजुअलिटी नहीं होती, क्योंकि आप लीगल रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तब तक सेपरेट इंडिविजुअलिटी कोई नहीं है। पार्टनर्स को अपने जो भी क्रेडिटर्स की लाइबिलिटी है, जो भी लॉस है उनको पूरा करके देना होगा। अटमोस्ट गुड फेथ, बार बार ये बात पार्टनरशिप के अंदर ये रिपीट की जाती है कि इफ़ यू वांट टू बी इन पार्टनरशिप विच इज़ कॉन्ट्रैक्चुअल, विच इज़ बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप ऑफ 2 पर्सन और मोर देन 2 पर्सन,
देयर अटमोस्ट फेथ इज रिक्वायर्ड। अगर थोड़ी सी भी अनबन हो गई या बात नहीं बन रही तो वहाँ पर आप लोग पार्टनरशिप लूज कर देंगे। रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, डेफिनेटली आप लोग आपस में बात करके म्यूचुअली ही अपने इंटरेस्ट को किसी दूसरे को, अगर 2 पार्टनर है और एक पार्टनर रेडी नहीं है उस के इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये हुए उसके फीचर्स। और अगर मैं इसके बाद बात करती हूँ टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की, वेरी इजी 3 कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं। जनरल, जिसमें सभी पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। लिमिटेड पार्टनरशिप, जहाँ पर एक पार्टनर की अनलिमिटेड होगी, बाकी सबकी लिमिटेड। जिसने 20% कैपिटल लगाई है 20%, 30 लगाई है तो 30, बट एक पार्टनर जरूर होगा जिसकी अनलिमिटेड हो, राइट। पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर। एट विल कि हम दोनों ने मिलकर ए और बी ने मिलकर एक पार्टनरशिप स्टार्ट करी और जब तक हमारा बिजनेस चलेगा हम इसको रन करेंगे। बट कुछ होती हैं कि आपने स्पेशल एक प्रोजेक्ट लिया, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आया, उसके लिए आप दोनों पार्टनर बने और जैसे प्रोजेक्ट खत्म हो वैसे पार्टनरशिप भी खत्म हो गई। थर्ड इज लीगल और इलीगल। ऑब्वियसली अगर आप एक लीगल बिजनेस के साथ जुड़े हैं तो वो लीगल पार्टनरशिप है। अगर वो बिजनेस लीगल नहीं है, इट इज नॉट एज पर लॉ, तो वो इलीगल पार्टनरशिप रहेगी, राइट। तो इस तरीके से हमारे मीनिंग, फीचर्स और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप कवर हो गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अगले फीचर की, जिसमें हम टाइप्स ऑफ पार्टनर्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की। टाइप ऑफ पार्टनर्स में अगर हम बात करें तो 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जाता है। वन इज फुल फ्लेज पार्टनर और दूसरा रहता है आपका जो नॉट फुल फ्लेज पार्टनर। तो फुल फ्लेज पार्टनर के अंदर 3 पार्टनर्स में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आ गया एक एक्टिव पार्टनर जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं सभी मैनेजमेंट फंक्शंस में। आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करते हैं। बट स्लीपिंग पार्टनर दूसरी तरफ पर क्या होगा, जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बाकी सभी राइट्स उनके सेम है, वो कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट एंड शेयर में भी अपना पूरा जो उनका शेयर बनता है वो लेते हैं, लायबिलिटी भी उनकी अनलिमिटेड होती है, बट दे डोंट टेक एक्टिवली पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस ऑपरेशंस। अब अगर तीसरी कैटेगरी की बात करें, दैट इज सीक्रेट पार्टनर। तो सीक्रेट पार्टनर ऐसे पार्टनर होते हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता, बट सिर्फ उन पार्टनर्स को पता है। जैसे 3 पार्टनर हैं, 2 पार्टनर पब्लिकली सबको पता है, बट तीसरा पार्टनर सिर्फ इसलिए आया है बिजनेस के अंदर कि वो उसको सारे के सारे बाकी के ही हैज ऑल द फीचर्स ऑफ रेस्ट ऑफ द पार्टनर, बट उसके बारे में किसी और को नहीं पता है। ऐसे पार्टनर्स जनरली प्रॉफिट्स वगैरह ये सब शेयर करते हैं, बट किसी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते कि मैं इस बिजनेस के अंदर पार्टनर हूँ। इस वजह से वो लोग सीक्रेट पार्टनर बनना पसंद करते हैं। तो नेक्स्ट नॉन फुल फ्लेज पार्टनर्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहला आता है नॉमिनल पार्टनर्स। नॉमिनल पार्टनर्स के अंदर वो सभी पार्टनर्स आते हैं जो ना तो कभी इन्वेस्ट करते हैं, ना ही वो प्रॉफिट और लॉसेस में कोई हिस्सा रखना चाहते हैं, ना ही उनको एडमिनिस्ट्रेशन में रोल चाहिए। बस वो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ नेम हम उनको अपना पार्टनर बनाते हैं, क्योंकि हमें उनकी पर्सनल गुडविल का बेनिफिट उठाना होता है। अब आप कहेंगे कि ऐसे कौन आएगा जिसको कोई प्रॉफिट भी नहीं मिल रहा, कोई बेनिफिट उसे मिल नहीं रहा, फिर वो हमारे पार्टनर क्यों बनेंगे। ऐसा हो सकता है जैसे आपके फादर आपके बिजनेस में पार्टनर बन जाए, क्योंकि आपके फादर की गुडविल अच्छी है, तो वो फादर आपके बन भी जाएंगे ताकि आपका बिजनेस अच्छा चल जाए, राइट। देन द पार्टनर्स बाय एस्टॉपल, मतलब कई बार कुछ लोग होते हैं जो अपने एक्ट से वो चाहे वो पार्टनर नहीं है, बट वो थर्ड पार्टी के सामने इस तरीके से रिएक्ट करते हैं कि हाँ मैं उस फर्म के साथ जुड़ा हुआ हूँ और हमें इस तरीके से बिजनेस में लोन चाहिए ये वो, और मान लीजिए उसने लोन भी दे दिया किसी और पार्टी ने। तो अब जब वो लोन ले लिया और आपकी उस लोन से जो लायबिलिटी क्रिएट हुई है, तो जिसने ऐसे एक्ट किया कि मैं उस फर्म से जुड़ा हूँ और मुझे उस फर्म के लिए लोन चाहिए और मैंने दे दिया, तो वो लायबल है उस लोन को पूरा करवाने के लिए, पूरा कंप्लीट पे ऑफ करने के लिए। थर्ड इज अ लिमिटेड पार्टनर, जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। वो पार्टनर्स लिमिटेड होंगे। सपोज 20% कैपिटल मैंने लगाई है 100 में से, तो मेरी लायबिलिटी आप 20% ही रखिए, मैं ऐसा चूज करता हूँ, तो वो लिमिटेड पार्टनर हुआ। माइनर पार्टनर, वैसे तो सेक्शन 30 कहता है कि माइनर को पार्टनर नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी तो अभी 18 ईयर्स की एज नहीं हुई है, बट कुछ केसेस में हम अगर चाहें तो माइनर को सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए एक पार्टनर बना सकते हैं। आगे थोड़ा सा और इसकी डिटेल में आपको बताऊंगी। एंड देन लास्ट इज पार्टनर
इन द प्रॉफिट्स ओनली। कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो कि लॉसेस को नहीं बेयर कर सकते, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, तो दे चूज टू बी अ पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। सो इट ऑल डिपेंड अपॉन द विश ऑफ द अदर पार्टनर्स कि वो ऐसे पार्टनर्स को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं या वो नहीं जोड़ना चाहते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर कंसीडर होता है दैट इज द पार्टनरशिप डीड। मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ पार्टनरशिप क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है। अब अगर वो एग्रीमेंट आपने रिटर्न में कर दिया, चाहे उसमें जो भी आप डिस्कस कर रहे हैं, आपका नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, कितनी कितनी आपने कैपिटल इन्वेस्ट करी है, अगर आप लोगों को किसी तरीके का कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो क्या रूल होंगे, नए पार्टनर के लाने पर क्या रूल होंगे, वट एवर लोन अगर हमने किसी तरीके से लिया उस लोन को पे ऑफ करने का क्या, जो भी रूल्स आप डिसाइड करते हैं अगर उनको एक रिटर्न एग्रीमेंट का फॉर्म दे देते हैं तो बस उसे क्या कह देते हैं, पार्टनरशिप डीड। रिटर्न होने की वजह से क्या है कि आगे फर्दर डिस्प्यूट्स होने के चांसेस कम रह जाते हैं, बिकॉज एवरीथिंग विच इज रिटर्न दैट हैज टू बी फॉलोड बाय ईच एंड एवरी पार्टनर। तो पार्टनरशिप डीड इज द बेस्ट वे टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट इशू। तो एक पार्टनर को अगर दूसरे पार्टनर से कोई इशू आया है या कोई प्रॉब्लम आई है तो वो उसको वहाँ पर स्यू कर सकते हैं। अगर आप देखिए बेनिफिट्स टू इनकमिंग पार्टनर ये देखना चाहता है कि मेरा फ्यूचर में इशू क्या होगा और रजिस्टर है सब कुछ, तो उसको भी सेफ्टी फील होगी। और अगर कोई आउटगोइंग पार्टनर है, चाहे या तो उसकी डेथ हुई है उस केस में या फिर वो रिटायरमेंट हुआ, अगर तो डेथ हुई है तो बहुत सिंपल है कि उसके जितने भी एंसेस्टर्स हैं उनको उसकी लाइबिलिटी नहीं भरनी पड़ेगी। वो क्लियर कट लिखा होगा, वो रजिस्ट्रार ऑफिस देखेगा कि अगर ABC पार्टनर थे और C की डेथ हो गई है तो C के जो भी बच्चे हैं उन्हें उसका कोई भी लाइबिलिटी पे ना करना पड़े। और अगर कोई रिटायर हो जाता है तो अगर मान लो आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा तब तो आपको नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस नहीं देते तब तक आपको रिटायर नहीं माना जाएगा। बट अगर रजिस्ट्रेशन कराया है, रजिस्ट्रार के पास जिस दिन आपने वहाँ पर रजिस्टर में एंट्री कर दी कि दैट आई एम रिटायरिंग, उस दिन से आप रिटायर हैं और कोई आपकी लाइबिलिटी नहीं रहती। तो फायदे तो हैं रजिस्ट्रेशन के। हाँ, अगर नहीं करवाते हो रजिस्ट्रेशन तो क्या ये इसी का बिल्कुल रिवर्स कर दो ना, तो आप एज ए पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को स्यू कर सकते हो कि उसने मुझसे गलत किया, ना आप एज ए पार्टनर फर्म पर स्यू कर सकते हो, ना फर्म पार्टनर पे कर सकती है, ना ही फर्म थर्ड पार्टी पे स्यू कर सकती है। तो किसी को अगर स्यू करना है, किसी के अगेंस्ट कोई केस करना है तो उसका कहीं ना कहीं तो कोई रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ना। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं है तब तक ये बेनिफिट्स आप नहीं ले सकते। तो अभी माइनर का डिस्कशन हुआ था, थोड़ा सा कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये एग्जाम्स में ना, इसलिए मैंने इसको अलग से डिज़ाइन कर दिया कि क्या माइनर को एक पार्टनर बनाया जा सकता है। वैसे तो क्लियर कट यही बोला जाएगा कि माइनर को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता, बट अगर माइनर को पार्टनर बनाते भी हो तो वो सेक्शन 30 के अंदर सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए, ठीक है, किसके लिए, सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए पार्टनर बनता है। तो अब वो माइनर है, मान लीजिए आज आप 15 साल के हैं, 11th क्लास में है ना, तो आप 16 ईयर्स के हो गए हो। अब अगर आपको किसी फर्म के अंदर पार्टनर बनाया जाएगा तो आप सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए बनेंगे, ठीक है, आपका लॉसेस में कोई वो नहीं है, सबसे अच्छी बात है। दूसरा, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी चेक कर सकते हो, राइट। आपको हक है कि आपके अगर प्रॉफिट्स ना मिलें तो आप स्यू भी कर सकते हो, कंपनी फर्म के अगेंस्ट केस भी डाल सकते हो, जब तक आप माइनर हो तब तक। जैसे ही आपने 18 ईयर्स की एज कवर करी, ठीक है, जब तक आप माइनर हो 1, 2, 3 ये तीनों बेनिफिट्स आपने ले लिए, बट जैसे ही आपने 18 ईयर्स की एज कवर करी तब आपको एक पब्लिक नोटिस देना होगा विद इन द 6 मंथ। जैसे आज 18 साल पूरे हुए तो आज से 6 महीने के अंदर कि मैं इस फर्म का अब आगे पार्टनर बनना रहना चाहता हूँ या नहीं। मान लो आपने नहीं दिया, आप भूल गए, तो ऑटोमेटिकली आप एक फुल फ्लेज पार्टनर बन जाओगे और आपकी भी अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि अब आप माइनर नहीं हो। तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है इस केस के अंदर। तो यहाँ पर हमारा पार्टनरशिप का कंप्लीट डिस्कशन खत्म हो गया है। ये जो डिफरेंसेस की बात हो रही है, यहाँ पर डिफरेंस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जहाँ पर सारी फॉर्म्स ऑफ पार्टनरशिप जितनी भी है, सोल है, कंपनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, सबके बीच में हम एक डिफरेंस डिटेल करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्या होगा, जॉइंट हिंदू फैमिली। सो stay tuned with Kutum classes by Dr. Ritu Gupta, and please subscribe, share and like my video, and please subscribe the channel for getting more such videos. So take care, मिलते हैं नई वीडियो के अंदर जहाँ पर हम जॉइंट हिंदू फैमिली को डिस्कस करेंगे।